क्या अगर जिस तरीके से शिवराज चौहान बोल रहे हैं या फिर और भी नेतागण बोल रहे हैं कि चुनावों को लेकर एक बार चुनाव कर देने चाहिए, इससे खर्चा बचेगा, क्या इसमें ये बात उनकी सही है? आपको लगता है कहीं न कहीं पॉज़िटिव रहेगा ये? जी, मैं आपको बता देता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन की हम लोग रोमा जी बात करें, तो वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर हम लोग देखते हैं कि जो जब भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इसके बाद जो संविधान बना और संविधान बनने के बाद लगातार हमने देखा कि पूरा देश में जो है जगह-जगह जो स्टेट में सरकार बनी, तो जब सरकार बनी थी तो एक ही समय चुनाव हुआ था। रोमा जी, एक ही समय चुनाव हुआ था और एक ही समय चुनाव होने के बाद में सभी जगह मुख्यमंत्री लेकिन क्या होता है कि कभी कहीं कोई सरकार जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है या राज्यपाल उसको शासन लग जाता है किसी तरह से कहीं न कहीं वहाँ पे अगर ऐसे में मान लीजिए 2 साल सरकार चलती है और 2 साल सरकार चलने के बाद में कहीं न कहीं विधायक इस्तीफे दे देते हैं या इस तरह की जो स्थिति वहाँ पर निर्मित होती है कि वहाँ की सरकार को जो है निरस्त हो जाती है मान लीजिए या विधायक इस्तीफा देती है, कई सारे ऐसे कारण बन जाते हैं। तो फिर इसके बाद में तो वन नेशन वन इलेक्शन वहाँ पे तो फिर चुनाव होगा ना रोमा जी, फिर वहाँ पर के कैसे एक साथ में होगा? तो ऐसे ही ऐसे कहीं न कहीं मैं बता रहा हूँ ना, जब 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ था और कानून बना था, संविधान बना था, इसके बाद में इस तरह से एक ही साथ चुनाव हुए थे जो चाहे वो देश के चुनाव हो, लोकसभा के, चाहे वो सभी जगह विधानसभा के चुनाव हो। लेकिन जैसे-जैसे कहीं न कहीं जो देश में जिस तरह से जो विधानसभाएँ भंग होती चली गईं, तो इस तरह से कहीं न कहीं समय-समय पर जो है चुनाव कैंसल होते चले गए। तो रोमा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद में एक साथ सभी जगह चुनाव हो जाते हैं और चुनाव होने के बाद में अगर मान लीजिए 2 साल में कहीं किसी मान लीजिए किसी स्टेट में अगर विधानसभा भंग हो जाती है, तो ऐसे में फिर उसका क्या उपाय होगा? जी, रोमा जी। जी, आपने जो अपनी राय रखी है वो 100% सही है, आपकी स्टेट के हिसाब से। ठीक है, आपने जो कहा, आपको नहीं, जो मैं ठीक लगा मैं वो मैं आपने रोमा बोला। जी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में हुँ, मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है और मध्य प्रदेश का चुनाव 2023 में हुआ था और जो लोकसभा का चुनाव हुँ, जो है 2024 में हुआ। तो ऐसे आधार पर हम देखेंगे तो लोकसभा का जो चुनाव अगला अगर चुनाव होगा जैसे तो आप लगा लीजिए 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29 मतलब 29 में चुनाव होगा लोकसभा का। ठीक है ना? 29 में हाँ, लेकिन अगर फिर मध्य 29 प्रदेश का देखेंगे तो मध्य प्रदेश का चुनाव विधानसभा का 2028 में होगा। ऐसे में कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का 1 साल का कार्यकाल और बढ़ जाएगा जब 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन के होगा। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि इसमें अगर मान लीजिए कि 2 साल कहीं पर मान लीजिए सरकारें सब जगह एक साथ में बन जाती हैं और कहीं पर 1 साल में भंग हो जाती है विधानसभा, कहीं 2 साल में भंग हो जाती है, कहीं 3 साल में भंग हो जाती है, तो ऐसे में वही की वही स्थिति हो जाएगी ना, फिर ऐसे में क्या किया जाएगा? इस समस्या का क्या निदान होगा रोमा जी? तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अमित शाह, ये लोग कहीं न कहीं तानाशाह लोग हैं, ये चाहते हैं कि जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जो क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने के लिए इस तरह का इन्होंने ये प्लानिंग कर रखा है, चूँकि इनके हाथ में सब कुछ है रोमा जी। ये जिस तरह का नियम बना रहे हैं आप ये मान लीजिए जे अपने थोप देते हैं, नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी से बताइए कौन-सा फ़ायदा हुआ? और इस तरह के कई सारे ऐसे मुद्दे लाए जिनसे किसी तरह का अब ये 2000 का नोट भी अपना नहीं चला पाए रोमा जी। अब जब 2000 का नोट नहीं चला पाए तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, तानाशाह सरकार है, जो है गरीबों को और किसानों को कहीं न कहीं लूटने का काम करती है और अंबानी, अडानी को सीधा-सीधा फ़ायदा पहुँचाते हैं। अभी हमने देखा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इस तरह का नारा किया। जबकि महाराष्ट्र में एक जगह इस तरह का बड़ा उद्योग जो है इन्होंने बनाया है, जहाँ पर कहीं न कहीं जो है उद्योग के माध्यम से ये लोग अंबानी-अडानी को जो है फ़ायदा देना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि किसान को जागृत होना पड़ेगा, जनता को जागृत होना पड़ेगा। जिस तरह से जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लगातार आरोप लगाए हैं, हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के सब जगह इन्होंने जो धांधली की है, इससे पहले भी ये लोग करते चले आ रहे हैं। बिहार में भी हमने देखा कि रात के 12 बजे तक रिज़ल्ट आता है, जब चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन है, मशीनों से जब चुनाव हो रहा है और जो है तेजस्वी यादव को जो है वहाँ पर जो चुनाव हुआ तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे, सारे सर्वे बता रहे थे वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सीटें भी उनकी बहुत बहुमत से ज़्यादा आ रही थी। वहाँ पर भी इन लोगों ने रात के 12 बजे तक जो है पोलिंग की जो रिज़ल्ट दिया रात के 12 अरे जब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मशीनों से चुनाव हो रहा है, मशीनों से गिनती हो रही है, तो फिर ऐसे में रात के 12 बजे तक रिज़ल्ट आने का, रात के 12 बजे तक गिनती होने का क्या मतलब है? सीधा-सीधा इन्होंने कहीं न कहीं तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल सरकार वहाँ पर बनने वाली थी, उसकी राजनीतिक हत्या करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देख लेना, धीरे-धीरे जनता जागरूक हो रही, किसान जागरूक हो रहा है, युवा जागरूक हो रहा है और शोषित लोग हैं, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी ये सब लोग जाग जाएँगे ना, तो देखना कहीं न कहीं जो है देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। जी, रोमा जी।
जी, बिल्कुल सही बात है आपने जो चीज़ें कही वो इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए इन चीज़ों पर। अब अगली हम खबर की बात कर लेते हैं। रीवा की एक घटना है जहाँ एक टीचर नशे की हालात में स्कूल में पहुँचता है, उसके बाद वो प्रिंसिपल से उनकी शायद हाथापाई हो जाती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? और क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? थोड़ा-सा आप इस पे नज़र रोमा डालें। जी 1-2 अभी हमने पिछले 1-2 दिन में मैंने देखा है एक रीवा का मामला है और एक और दूसरी जगह का मामला है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, अब अगर आपको याद हो। तो 2 जगह क्या हुआ है कि एक जगह तो एक जो टीचर है, वो शराब पी कर के जाता है और काफ़ी बड़ा स्कूल है जिसमें बड़े-बड़े बच्चे होते हैं और उसमें वो जाता है और जी, प्रिंसिपल से उसकी बहसबाजी होती है और जी। टीचर बहुत ज़्यादा दारू के नशे में, शराब के नशे में रहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इससे जो शिक्षा व्यवस्था का जो बदहाली है, इसको रोमा जी हम देख सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षक का जो हाल है, जो इसकी बदहाल हो रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसको देखना पड़ेगा और इसको कहीं न कहीं जागना पड़ेगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं टीचर स्कूल समय पर नहीं पहुँच रहे हैं और ऐसे स्कूल में गरीब मज़दूर के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े अधिकारी लोग हैं, इनका कोई ध्यान नहीं क्योंकि उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, तो उनको क्यों ध्यान होगा? मैं तभी तो कह रहा हूँ अगर सरकारी स्कूलों में अगर जो बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ने लगेंगे ना, तो मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों का जो स्तर भी वो रोमा जी बिल्कुल सुधर जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये लोग कहीं न कहीं जो गरीब को लूट रहे हैं, किसान को लूट रहे हैं, खाद की कालाबाज़ारी चल रही है, जो उचित मूल्य की दुकान होती है, जिन पे राशन मिलता है, उसमें भी 2 महीने का राशन आया, तो 1 महीने का राशन इन्होंने खा जाते हैं, 1 महीने का राशन गरीबों को दे देते हैं। तो इस तरह की धांधली लगातार मध्य प्रदेश में चल रही है। मैं तो ये कहूँगा मध्य प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश में इस तरह की जो है कालाबाज़ारी चल रही है। लगातार उद्योगपति बड़े-बड़े लोग हैं, वो पैसे वाले बनते जा रहे हैं, गरीब-गरीब होता चला जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं गरीब के पास पढ़ाने के लिए जो व्यक्ति मज़दूरी करके अपना पेट पालन करता है, उसके लिए ऐसे महँगे स्कूल हैं, महँगी ड्रेस और महँगे किताबें खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो जो मज़दूरी कर रहा है, उसका बच्चा भी मज़दूरी कर रहा है रोमा जी। और दूसरी एक मामला और आया एक जगह का है, वो मैं उसका नाम नहीं आ रहा है मुझे रोमा जी। वहाँ पर क्या हुआ है कि जो जनपद पंचायत सीईओ बैठी हुई थी, कोई मीटिंग चल रही थी। उसमें एक पीसीओ अधिकारी रहता है और पीसीओ भी शराब पी कर के जाता है और वो कहीं न कहीं अपने ऑफ़िस में पहुँचता है। तो बाद में जब मामला अगर संज्ञान में आ जाता है तो अधिकारी बोलते हैं कि हम लोग इन लोगों का लिखित में दे दिया है, इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो मामले हमको पता नहीं चल पाता है या मीडिया में नहीं आ पाता है या अधिकारियों को पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो सरकारों को इसको जागने की ज़रूरत है, सरकारों को समझने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं अगर मान लीजिए अगर एक शिक्षक अगर दारू शराब पी कर के अगर स्कूल में जाएगा तो वो बच्चों को किस तरह से शिक्षा देगा ये हमारे लिए समझने की ज़रूरत है। जी, रोमा जी। चलिए 2 मामलों के बारे में आपने बात की है कि दोनों ही मामले मतलब आस-पास सेम सेम ही थे। जी, लेकिन इस तरीके जी। की चीज़ें तो और भी होती रहती है ना क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि वो नशे के हालात में स्कूल आया। पहले भी ऐसे कई बार हुआ होगा। ये है कि अब इंस्पेक्शन हुआ होगा तो वो इस समय अ, नज़रों में आ गया होगा। इसके रोमा साथ जी मैं जिस आज भी तरीके बता से जिस तरीके से प्रिंसिपल ने उस टीचर को डंडे के साथ पिटाई की, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, आपके पास भी जी। आया होगा। तो दोनों की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? इस तरीके से क्या किसी इंसान को इतनी अथॉरिटी है कि उसे पीट सके? या प्रशासन को या स्कूल को या फिर किसी और को इसकी ज़िम्मेवारी है, इसको क्या सज़ा देनी चाहिए? इस तरीके से पीटना तो सही नहीं है, इस पर आपकी क्या राय जी, है? रोमा मैं सहमत हूँ कि इस तरह से पीटने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है और लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं पीटने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो एक टीचर अगर शराब पीकर जा रहा है, वो भी गलत है और जो उसने मारपीट की है, वो भी गलत है, दोनों बातें अपने आप में गलत हैं। ऐसे में कहीं न कहीं अधिकारियों को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे ही इस ये मामला तो चूँकि जानकारी में आ गया इसलिए संज्ञान में या ये सबको पता चल गया। लेकिन इस तरह से कहीं न कहीं एक सर्वे करना चाहिए, अधिकारियों की ड्यूटी रहती है, एसडीएम लेवल के लोग हैं या बीओ हैं, डीओ हैं, बीआरसी हैं, डीपीसी हैं, इन लोगों को जो है मामले को संज्ञान में लेकर के ऐसे मध्य प्रदेश में जहाँ-जहाँ स्कूल हैं, उनका एक भ्रमण करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि रोमा जी ये लोग भ्रमण नहीं करेंगे अधिकारी। इन लोगों को जहाँ से पैसा मिलता है, वहाँ से ये लोग करते हैं। ऐसे कहीं न कहीं स्कूलों को सुधारने का काम ये लोग नहीं करते हैं रोमा जी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सुधार की ज़रूरत है। इसको सरकार को समझने की ज़रूरत है। मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो पंचायत भवन है पंचायत हुँ। भवन है, स्कूल है, ऐसे कई सारे पंचायत भवन और कई सारे स्कूल हैं, अगर इसका सर्वे किया जाए और इसकी जाँच की जाए, जिसमें कहीं न कहीं गाँव के लोगों ने किसी ने भूसा भर रखा है, किसी ने अपना कोई अगर उस मकान में रह रहा है या किसी ने गाय-भैंस अपना वो कर रखा है। ऐसे कई सारे लोग अगर इसकी जाँच की जाए ना, तो सैकड़ों जो है स्कूल और सैकड़ों पंचायत भवन ऐसे मिलेंगे जिसमें प्राइवेट तौर से कहीं न कहीं किसी न किसी ने कोई सरपंच का कोई ख़ास है, कोई पटेल का ख़ास है, कोई न कोई ख़ास है। तो ऐसे लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है
सरकार को एक सजग होने की ज़रूरत है और सरकार के अधिकारियों को लगातार ऐसे लोगों पे कार्रवाई करते रहना चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं जो है सरकार के प्रति एक कार्रवाई के डर से कहीं न कहीं ये कर्मचारी, अधिकारी या जो भी टीचर हैं, ये सही काम करें। जी, रोमा आप क्या पंचायत भवन बोला आपने, है ना? पंचायत भवन। जी, तो स्कूल जी। को भी साथ में बोल रहे हैं कि वहाँ भूसा भरा रहता है? यस, यस, यस। ऐसे कई सारे स्कूल हैं रोमा जी, कि जो पंचायत भवन हुँ। है, जो स्कूल हैं और जो कहीं न कहीं जैसे पुराने हो गए हैं, तो मतलब उनमें जो भर देते हैं और अगर पुराने भी नहीं है, तब भी कहीं न कहीं ऐसी कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है भूसा भर देते हैं। क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की बिल्कुल मैं निश्चित तौर पे स्वीकार करता हूँ। खैर सुनने में तो बहुत शॉकिंग है जो एक जी। गवर्नमेंट ने जो ज़मीन, एक स्पेस दे रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर और चीज़ें करने के लिए, वहाँ पे ऐसी चीज़ों का रख-रखाव अजीबो-गरीब वैसे ये मैं चीज़ें मैं हैं जो आपको बता मतलब रहा हूँ रोमा जी को आप लेकर सुनने देखें को वन मिल रहा विभाग है। से लेकर के जो जी। तहसील से लेकर के वन विभाग सारी भूमियाँ पूरा देश में और पूरा प्रदेश में हम अगर इसका देखेंगे तो कहीं न कहीं लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। बताइए वो हट पा रहा है क्या? नहीं हट पा रहा है ना। तो ऐसे में कहीं न कहीं जी। ये सारी चीज़ें जब जाँच करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। आज जो अच्छा गौशाला बन रही है तो मुझे गौशाला भी बन रही है गौशाला बनी हुई तो गौशाला पे भी कब्ज़ा है। गौशाला पे बताइए हुँ, आप जो है मध्य प्रदेश में गौशाला है, कितनी गौशालाएँ सही तरीके से संचालित हो पा रही हैं। अगर गौशाला हुँ। सही तरीके से अगर संचालित हो पाती, तो आज जो सड़कों पर जो गाय हैं, ये क्या सड़कों पर रहती क्या? कहीं न कहीं गौशाला में रहती है ना। तो इस तरह की ये बड़े-बड़े वादे करते हैं कि हम ग गाय माता गौ माता के लिए ये करेंगे। बाकी क्या है कि जो दावे टोटल खोखले साबित हो रहे हैं, किसी तरह से कोई दावों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है रोमा जी, बिल्कुल चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है। चलिए अगले मुद्दे पे बात करते हैं। रतलाम में जो विधायक की गिरफ्तारी और आंदोलन के पीछे राजनीतिक एजेंडा है या वाक़ई आदिवासी मुद्दों का प्रतिनिधित्व करता है? और इस समय उस आंदोलन में क्या चल रहा है? अभी तक उनकी रिहाई हुई या नहीं हुई? क्या अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? जी, रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो कमलेश डोडियार वहाँ पर गिरफ्तार हुए लगातार आज तीसरा-चौथा दिन है। और तीसरे-चौथे दिन में वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है आदिवासी समाज के साथ ओबीसी समाज और आपका एससी समाज और सामाजिक संगठन है, इन लोगों ने कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी है। और जब तक जो कमलेश डोडियार आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से इंडिपेंडेंट पहले विधायक हैं जिन्होंने कहीं न कहीं अपनी खुद की ताकत से जो है चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की। उनको लगातार जो है पुलिस के द्वारा वहाँ पर गिरफ्तार किया गया और जो डॉक्टर है, ना तो डॉक्टर को सस्पेंड किया, ना बर्खास्त किया, ना डॉक्टर के खिलाफ सिर्फ मुकदमा भर दर्ज कर लिया नाम बताने के लिए। इस तरह से अगर जातिगत भेदभाव के चलते ये जो है कमलेश डोडियार को गिरफ्तार किया गया है, तो इसको लेकर के ओबीसी जन कल्याण संघ है, ओबीसी के संगठन है और एससी-एसटी के जो जितने भी सारे संगठन हैं, सब लोगों ने वहाँ पर सामाजिक रूप से एक मोर्चा खोल दिया है और धरना प्रदर्शन आंदोलन लगातार वहाँ पर चालू है। जब तक कमलेश डोडिया को रिहा नहीं किया जाएगा, कमलेश डोडिया के साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे जो सामाजिक संगठन है, इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और जो रतलाम में इस तरह की जो लगातार पक्षपात रूप से जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इन कार्रवाइयों का लगातार हम लोग ओबीसी जन कल्याण संघ से लेकर के सामाजिक लोग हम इसका विरोध करते हैं और अगर इस तरह से उनको रिहा नहीं किया गया, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके बाद में जो है सरकार की जवाबदेही होएगी। और हम देख रहे हैं लगातार के पूरा देश से प्रदेश से जो है आदिवासी समाज से लेकर के एससी समाज से लेकर के ओबीसी के लोग लगातार जो है कमलेश टोडियार की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जी, रोमा जी। जिस तरीके से आपने बताया कि जो कमलेश हैं वो एक आदिवासी भी हैं, तो उनकी जो सुनवाई है उसको सीरियसली लिया जाएगा? वैसे आपका कहना है कि अगर सीरियसली नहीं लिया जाएगा, आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो आप मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी भी है आप लोगों की, आपके जी, संगठन जी, के द्वारा। जी, जी। खैर इस तमाम जानकारी के लिए, सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।